झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम का एक और क्लास लेकर आए हैं और इस तरह से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होगा कवर कराएंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो इस तरह से नोट्स बनाया गया है कि नोट्स से ही आपका सारा तैयारी हो जाएगा। अगर आप मार्केट में गाइड या बुक लेने जाएंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम का झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिलना मुश्किल है। लेकिन नोट्स इस तरह से बनाया गया है, सिर्फ 15-16 टॉपिक हर पेपर, जैसे फाउंडेशन 1, 2, 3, 4 में, और उसके बाद बाकी पेपर में तो और भी टॉपिक्स कम दिया हुआ है। तो जितना भी टॉपिक्स दिया हुआ है ना, इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया है, जो आप नोट्स ले सकते हैं और एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो लोग नोट्स लिए हैं, नोट्स से आप लोग तैयारी कीजिए। इतना भरोसा है, अगर आप पूरा नोट्स तैयारी कर लेते हैं, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। बाकी चलिए, कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक्स होगा, आप लोगों को इस तरह से क्लास देते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और झारखंड में डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में जेटेट परीक्षा एग्जाम की तैयारी भी आप लोग इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम का स्पेशल नोट्स, जिसमें आपको क्लास के साथ साथ आपको गाइडेंस मिलेंगे। साथ ही आप 2 साल के सिलेबस को सिर्फ 30 दिन में तैयारी कर सकते हैं। तो 799 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम का फ़ी रखा गया है, बहुत ही कम फ़ी। यदि आपको हिंदी मीडियम भी चाहिए इंग्लिश के साथ तो फिर आपको 999 रुपये, लेकिन अगर आपको सिर्फ इंग्लिश चाहिए तो 799 रुपये में मिल जाएगा। जिसमें आपको टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिलेंगे, 10 पेपर्स का इसी तरह वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन। आप इसे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन हर एग्जाम से पहले दी जाती है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, यदि आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं और आपका इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में गाइड या बुक अगर आप पाना चाहेंगे तो इस ये मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़कर, जो कि बहुत ही कम फ़ी में आपको तैयारी कराया जाता है और स्पेशल नोट्स दी जाती है, और ये नोट्स जब आप एक बार देखेंगे और इस नोट्स को अगर आप पूरा तैयारी कर लिए, तो फिर एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको 1% भी आपको दिक्कत का सामना नहीं होगा। यानी अगर आप इस नोट्स को पूरा पढ़ लेते हैं, तो आप देखिएगा कि यही सब नोट्स आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इतना रिक्वेस्ट रहेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लगभग 3 से 4 टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो आप लोग बता दें कि आप लोगों के लिए स्पेशली नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्लास हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ-कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पे समझने में आसानी हो, और वो हम समझा रहे हैं। बाकी सबसे मेन चीज़ है इंग्लिश मीडियम के, वो है आपका क्लासेस, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और उनको अगर नोट्स प्रोवाइड की जाती है, बेस्ट नोट्स, जो कि यहाँ पे देखिए इस तरह का नोट्स बनाया गया है। और ये नोट्स इस तरह का है कि अगर इसको आप 2 बार पढ़ भी लीजिएगा ना, तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप लोग तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हिंदी मीडियम का जितना भी क्लास दे रहा है वो सब भी देखिएगा, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों को जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो सब टॉपिक के यहाँ पे कवर कराएँगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो जो आपका यहाँ पे नेचुरलिज़्म का कराएँगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी इसमें कवर करेंगे, जैसे आपका मान के चलिए आइडियलिज़्म का है, प्रैग्मैटिज़्म का है, तो ये सारा कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने-अपने जो भी इंग्लिश मीडियम के साथी है उसको शेयर कर दीजिएगा। और ये अगर आप नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 9110 9115 52, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है नेचुरलिज़्म। इसके बाद धीरे-धीरे आपको लास्ट तक लेके चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्लास देते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आप लोग पिछला क्लास दिए थे, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़िएगा और पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग का इंग्लिश मीडियम का है तो ये तैयारी करने में आसानी रहेगा। लेकिन इसको हम करेंगे क्या, ये सारा चीज़ आपको हम समझाएँगे हिंदी में, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले आप देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जो है लिखना क्या है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज़ नेचुरलिज़्म, डिफरेंशिएट बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है, यहाँ पे नेचुरलिज्म का हिंदी में हो गया प्रकृतिवाद और आइडियलिज्म का यहाँ पे हिंदी हो गया आदर्शवाद। तो चलिए हम पहले प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो प्रकृतिवाद क्या है? एक दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुयायी प्रकृतिवाद ईश्वर की भूमिका, जिज्ञासा की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता। आत्मा की अमरता और आध्यात्मिक जगत का नियम, यह पूरी तरह से है वैज्ञानिक विचारधाराओं पर आधारित। ये विचारधारा ही मानती है भौतिक दुनिया। इसका मानना है कि प्रकृति सर्वोच्च शक्ति है,
ऐसा होता है आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर पुनः मिल जाती है या तो मिला दी जाती है प्रकृति में। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो देखिए यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं ना कि नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, ये क्या है, अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग सोच है। तो अलग अलग जितने भी साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये अलग अलग जो है अपना अपना सिद्धांत, अपना अपना थ्योरी दिया है। तो ये जो थ्योरी है नेचुरलिज्म का, इसमें क्या है कि नेचर यानी प्रकृति को ही सब कुछ मानता है, और ये आध्यात्मिक दुनिया यानी इस दुनिया में जो सारी चीज़ है इसको वो नहीं मानता है। मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको खुली स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि टीचर आपको मार धर करके पढ़ाते हैं, आपको डांट के पढ़ाते हैं, तो इस तरह की चीज़ को वो नहीं मानता है। वो इसकी जो भौतिक जगत है ठीक है, इसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता कि क्लास है और क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, बोर्ड है सामने। ये शिक्षा का ये लिमिटेशन को नहीं मानता है। ये मानता है कि प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति में बच्चों को छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र रूप दिए जाए, ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखे, आज़ादी से सीखे, फ्रीडम से सीखे। ये है प्रकृतिवाद का नियम। तो इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट है, उनके बारे में यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं उसका डेफिनेशन, जैसे अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड लॉन्ग। ठीक है, इनका क्या कहना है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद अधीनस्थ का विरोध करता है। मन पदार्थ को मानता है और मानता है कि अंतिम वास्तविक भौतिक संसार है, नहीं आध्यात्मिक दुनिया। मतलब ये मानता है कि जो हमारा मन है उस पदार्थ को मानता है कि ये जो वास्तविकता है और अंतिम जो वास्तविकता है वो हमारा ये भौतिक संसार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया जो है वो हमारा मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, ये जो दिखावा है, ये जो क्लास में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, बोर्ड में देख के पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, इस तरह का वो आध्यात्मिक दुनिया को नहीं मानता है, बल्कि वो मानता है किसको है कि ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, उसी को वो मानता है। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू ऑड के अनुसार क्या है कि नेचुरलिज्म इज ए डॉक्ट्रिन विच सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो इसका मतलब है देखिए कि वर्ड के अनुसार है कि प्रकृतिवाद क्या है, एक सिद्धांत है जो प्रकृति को अलग करता है और ईश्वर आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियम स्थापित करता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, इसी पॉइंट को आपको लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए रस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रस क्या बताता है रस कि प्रकृतिवाद उन लोगों द्वारा अपनाई गई दार्शनिक स्थिति है जो दर्शन शास्त्र को पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इसके अलावा बात की जाए स्पेंसर का, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे 4 चीज़ दी है ना, 4 डेफिनेशन, आपको कोई भी 2 अगर लिखिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, या आपको याद रखना है, मतलब 2 कम से कम। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्पेंसर का क्या कहना है कि स्पेंसर का कहना है कि शिक्षा का अर्थ है आपस में समन्वय स्थापित करना, आंतरिक शक्ति और बाहरी दुनिया। शिक्षा में प्रकृतिवाद का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, परंतु बेकन को अपना आधिपत्य रूसों द्वारा प्राप्त हुआ। प्रकृतिवादियों का नारा है शिक्षा बच्चे के लिए बनाई गई है, ना कि बच्चे उसके लिए बनाया गया है शिक्षा। ठीक है, अब नेचुरलिज्म का कुछ विशेषता है, प्रकृतिवाद की कुछ विशेषता है। इसका विशेषता क्या है, तो आपको करना क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको लिखना है कॉपी में, और जो बाकी चीज़ है ये आपको समझना है और इसको जो है प्रैक्टिस करना है घर में और एग्जाम में इसी को लिखना है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, दूसरा है अगेंस्ट द बुकिश नॉलेज, तीसरा है एजुकेशन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रेन। ये जो चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपका इसकी विशेषता है। ठीक है, कि ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है प्रकृतिवाद, यानी ये बच्चों पर सीधा फोकस करता है। दूसरा अगेंस्ट द बुक इज नॉलेज, यानी जो किताबी ज्ञान है इसका ये विरोध करता है। एजुकेशन बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर ये बच्चों को सिखाने का जो है कोशिश करता है। और फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन को आज़ादी, बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए। अब नेचुरलिज्म का अगर आपको इसका एग्जाम में लिखना होगा तो आपको देखिए इस जितना भी यहाँ पे पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट आपको याद में रखना है, क्योंकि देखिए मेन बात है कि आप लोगों को जो हम नोट्स देते हैं ना वो लगभग टॉपिक के हिसाब से देता है, और आपको करना क्या है, मैक्सिमम टॉपिक तो हम देते नहीं है, 15-16 टॉपिक ही देते हैं। इन 15-16 टॉपिक आपको दिमाग में रखना है, और अभी आपके पास लगभग 3 से 4 महीना है, तो आराम से होगा। और इससे पहले अगर 5 साल पूछा जाए, 6 साल से, तो सिर्फ स्टूडेंट को जो है नोट्स जो प्रोवाइड किया गया है उस नोट्स में सिर्फ
जो है उसको 1 महीना पहले देते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को 3-4 महीना पहले, वो भी इस बार टाइपिंग नोट्स दे रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ हैंड रिटन मिलता था। तो ये इतना स्पेशल है कि आप ना आराम से 90% तक नंबर अगर लाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो आराम से आएगा। ठीक है, बस इस सारा चीज़ टॉपिक को आपको कवर करके रखना है, और इसको जो है जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से उसको डील करना है, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो नेचुरलिज्म और उसका कैरिकुलम, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बारे में चलिए बताते हैं। तो जो नेचुरलिज्म है, मनुष्य का पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम का आधार मानता है, और इनका कहना है कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो सभी को पूरा करे, जैसे छात्रों की ज़रूरतें पूरा करे। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, इसमें स्वास्थ्य, अवलोकन, ठीक है, और अनुभव के विषय शामिल होने चाहिए। ना साहित्य की आवश्यकता है, ना नैतिक और ना आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, और किताबें तो बेकार समझी जाती है। बुक्स आर कॉन्सिडर्ड यूजलेस। नेचुरलिज्म और इसका करिकुलम। प्रकृतिवाद और शिक्षक की बात की जाए तो देखिए, प्रकृतिवाद की और शिक्षा, प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म एंड टीचर की बात की जाए तो प्रकृतिवाद में शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। यानी शिक्षक का काम बच्चों का मार्गदर्शन करना और उन्हें प्रेरित करना है, लेकिन आदेश देना नहीं है। शिक्षा को केवल विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना है, नहीं उसे जानकारी और विचार दे, उसे इसे खुद से दूर रहना होगा। अगला है प्रकृतिवाद और अनुशासन। प्रकृतिवादी शारीरिक और मानसिक देने में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, नेचुरलिज्म और डिसिप्लिन, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो जो नेचुरलिज्म है, शारीरिक और मानसिक देने में विश्वास नहीं रखता है, बच्चों को सजा, ठीक है, बच्चों में अनुशासन पैदा होना चाहिए, उनके काम, ये सब। अगला है एम्स ऑफ नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद का उद्देश्य क्या है। तो जो यहाँ पे आपका विशेषता बताया उसी के आधार पर इसका जो है ये इसका एम्स भी आता है, यानी उद्देश्य आता है। जैसे टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, यानी बच्चों को जीवन जीने के लिए तैयार करना। उसके बाद है अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की प्राप्ति। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट एंड एडजस्टमेंट, उपयुक्त वातावरण का निर्माण एवं समायोजन। डेवलपमेंट एंड इंटरनल पावर, ठीक है, तो आंतरिक शक्तियों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसंतुष्टि एवं आत्मविश्वास का विकास। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का विकास। तो चलिए अब दिखाते हैं इसका आपका कि नेचुरलिज्म एंड टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड तो आप लोगों को पढ़ना ही है, जैसे मैथमेटिक्स साइंस में जब पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसका क्या क्या है, तो सबसे पहले करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। क्या है करके सीखना, डिटेल्स में क्लास देंगे, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स क्लास में। तो अभी याद इसको ध्यान में रखिएगा, करके सीखना, जो यानी बच्चों खुद से करके सीखें। लर्निंग बाय ऑन एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव से सीखना। लर्निंग बाय प्लेइंग, खेल कर सीखना। लर्निंग बाय रियल एक्सपीरियंस, वास्तविक अनुभव से सीखना। और उसके बाद है इंडिविजुअल टीचिंग, यानी व्यक्तिगत शिक्षण, और यूज़ ऑफ लर्निंग थ्योरीज, सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म में डिफरेंसेस लिखिए। तो यहाँ पे आपको जितना पॉइंट है, आपको सिर्फ इतना पॉइंट लिखने की ये सब पॉइंट आपको लिखना ही है, इस सब पॉइंट को आपको याद रखना है। साथ ही जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको करना क्या होगा कि पहले नेचुरलिज्म के बारे में कम से कम आपको लगभग आधा पेज, पौने एक पेज, या फिर आपको मान के चलिए एक पेज पूरा लिखना है। उसके बाद आइडियलिज्म के बारे में लिखना है, यानी बढ़िया से पहले नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म का डेफिनेशन कर देना है, उसके बारे में अच्छा अच्छा बातें लिख देना है, जो भी आप लोग इस पॉइंट पे पढ़ेंगे और पढ़े हैं। उसके बाद आपको इस तरह से इसको डिवाइड करके लिखना है। इस तरह से आपका 3-4 पेज भर जाएगा और आपको नंबर भी अच्छा खासा मिलेगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस है ये आपको अपने से करना होगा, क्योंकि हम आइडियलिज्म का फिर क्लास देंगे सामने। तो ये जितना भी पॉइंट है आप इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है, और इस पॉइंट को बार बार आप लोग देख लीजिएगा। तो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल MSA क्लासेस, क्योंकि नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म है झारखंड में, अगर आप DLED एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और JTET बहुत जल्द आप लोगों का होने वाला है, इसकी तैयारी भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तैयार रहिएगा। उसके बाद है टॉपिक 3 रूसो के बारे में, लेकिन ये सारा टॉपिक अभी नहीं कराएंगे, आप लोगों को धीरे धीरे सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, ये जैसे रूसो का है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब करवाया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आइडियलिज्म क्या है। तो यहाँ पे जो चीज़ आप लोग को समझाएंगे, देखिए यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन भी दे दिए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म, डिस्क्राइब अबाउट द करिकुलम ऑफ इट। तो जो भी कुछ भी आएगा आपको इसके बारे में अच्छे से लिखना है,
तो आइडियलिज्म समझा देता है, जैसे कि आप लोगों को नेचुरलिज्म समझा दिए कि ये जो संसार जो प्रकृति है यही सब कुछ है, ठीक है। ये जो भौतिक दुनिया है, ये संसार है, इसको वो नहीं मानता है। आइडियलिज्म क्या है, यहाँ पे आप लोगों को अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसमें इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। आइडियलिज्म क्या है, देखिए कोई भी एक व्यक्ति में उसके अंदर जो गुण है, व्यवहार में, उसकी चरित्र में, और उसमें जो ये चीज़ आया है वो है आपका क्या है, आदर्शवाद में आता है। मतलब एक व्यक्ति को शिक्षा ऐसे प्रदान होना चाहिए कि उसका व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, उसका व्यवहार एक बेहतर से बेहतर हो, उसकी चरित्र जो है एक स्पेशल हो, समाज में उसको उचित स्थान प्राप्त हो, ठीक है। ये आता है आपका आदर्शवाद के अंतर्गत, ठीक है। यानी ये शिक्षा पर ऐसे बल देता है कि बच्चों में आदर्शता का गुण हो, ठीक है, आइडियल का गुण हो। तो अब इसका कुछ उद्देश्य है, ठीक है। जैसे जैसे उद्देश्य आप लोग यहाँ पे समझाते रहेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। तो एम्स ऑफ एजुकेशन पे है ब्यूटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी यानी होता है व्यक्तित्व, और पर्सनैलिटी का जो ब्यूटिफिकेशन है ये आपका आदर्शवाद जो है इसका उद्देश्य है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्मिकता का विकास इसमें होगा, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से बच्चे जो है विकास होगा। तीसरा है मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, नैतिक और बौद्धिक प्रशिक्षण। अगर मान के चलिए किसी बच्चे में नैतिकता का गुण है, बौद्धिकता का गुण है, किसी के सामने अच्छे से पेश आ रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा गुण है और बहुत अच्छे से वो खुद को पेश कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें शिक्षा का ऐसा विकास हुआ है कि उसमें आदर्शवाद का गुण आया है, यानी आइडियलिज्म का गुण आया है। उसके बाद है चौथा पॉइंट कि प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का संरक्षण, प्रसारण और उन्नति। और पांचवा है क्रिएशन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, यानी आदर्श समाज का निर्माण। ये है शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद के अंतर्गत। इसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो आदर्शवादी जो विचार है, भावना है, आदर्श और मूल्य पर विचार करते हैं। यानी जो लोग जो साइकोलॉजिस्ट आइडियलिज्म को मानता है उनके अनुसार विचार, भावना, आदर्श और मूल्य को ज़्यादा वैल्यू कर देता है, बच्चे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को माना है कि एक बच्चा जो है ना, उसको जो शिक्षा दी जा रही है सबसे इम्पोर्टेंट है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कि विचार, भावना और आदर्श, ये सब उसका ज़्यादा मूल्य है। इसके अलावा वो इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि मानवता के संपूर्ण अनुभव अतीत और वर्तमान के बजाय मनुष्य के व्यक्तिगत अनुभव, इससे उनका दायरा बनता है। यानी बच्चों को ऐसा नहीं कि प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के, बल्कि उसको उनकी खुद की व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उनको उस तरह से पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। इस आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो करिकुलम होगा, बच्चों को सक्षम बनाने के लिए इसका निर्माण और विकास किया जाना चाहिए। जानना, इच्छा करना और करना, जैसे उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो भिन्न भिन्न का शिक्षण, विषयों में मन की जानने की सुविधा विकसित होगी। कला का शिक्षण, संगीत और नृत्य से विज्ञान की इच्छुक सुविधा और शिक्षण का विकास होगा। दिमाग की कार्य क्षमता विकसित होगी। विकास जानने से बच्चों को सत्य की खोज करने, विकास करने में मदद मिलेगी। इच्छा शक्ति उसे करने की सुंदरता और विकास का एहसास करने में सक्षम बनाएगी। उसे शारीरिक और भौतिक गतिविधियों में सक्षम भी बनाएगा। तो ये है पाठ्यक्रम उसका कि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के लिए कुछ यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है सिद्धांत दिया गया है। जैसे यहाँ पे प्लेटो ने बताया है, तो प्लेटो ने इस पर क्या बताया है कि लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स एंड साइंस आर टॉट फॉर इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, यानी बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए प्लेटो ने माना है कि भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान की जो है पढ़ाया जाना चाहिए। कला, संगीत यानी आर्ट्स, म्यूजिक एंड पोइट्री आर टॉट फॉर एस्थेटिक ट्रेनिंग एंड रिलीजियस। एथिक्स, मेटाफिजिक्स आर टॉट फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, यानी क्या कुछ यहाँ पे किस चीज़ के लिए पढ़ाया जाना चाहिए वो चीज़ बताया गया है। अगर बौद्धिक प्रशिक्षण कराना है तो प्लेटो के अनुसार भाषा यानी कि लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स एंड साइंस पढ़ाना चाहिए। यदि उसमें सौंदर्य पूरक अगर पढ़ाना चाहिए तो उसमें कम से कम क्या पढ़ाना होगा कि धर्म, नीति शास्त्र, ये सब पढ़ाना चाहिए, ठीक है। कला, संगीत और कविता। और अगर उसमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण बढ़ाना चाहिए तो फिर उसमें धर्म, नीति शास्त्र, ये सब पढ़ाना होगा। इसके अलावा हार्वर्ड ने भी अपना एक स्कीम बताया है। उनके अनुसार क्या है, तो उन्होंने क्या किया है कि लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट्स, म्यूजिक, पोइट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी
to promote moral values and ideals and science subjects were given less important। यानी उन्होंने आदर्श और विज्ञान विषय को कम महत्व दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? नैतिक मूल्य बढ़ाने को लेकर, ठीक है। साहित्य, इतिहास जैसे विषय को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। इसके अलावा भी है टीपी नन की योजना, तो आप लोगों को कम से कम 2 याद रखना है, ठीक। चलिए, इसके बाद है रॉस की योजना, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको कम से कम 2 यहाँ पे हम समझा दिए, 2 याद रखिएगा, काफ़ी है, उसी को लिखना है। अगला है मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की विधियाँ। इसके अंतर्गत कौन कौन सा शिक्षक की विधियाँ होनी चाहिए, चलिए बताते हैं। तो इस शिक्षण विधि को ध्यान में रखकर कोई भी शिक्षण विधि चुनी जा सकती है, स्थिति की मांग और शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार आदर्शवादी। और इसके सबसे पहला है कि स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की स्थिति के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को हल्के में नहीं लिया जाता। आइडियलिज्म में क्या होता है कि बच्चे को हल्के में नहीं लिया जाता है कि हाँ उसको खुलेपन दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको सीरियसली लिया जाता है और उसमें आइडियलिज्म का जो है डेवलपमेंट किया जाता है। जो उसे शरीर से अधिक मानता है, इसीलिए आध्यात्मिक विकास किया जाता है, यानी आध्यात्मिक तौर पर उसे ज़्यादा। उसमें क्या था आपका नेचुरलिज्म में संसार को ज़्यादा माना गया था, नेचर को ज़्यादा माना गया, लेकिन इसमें क्या है कि आध्यात्मिक को ज़्यादा माना गया है, ठीक है। तो यह है पहला कि बच्चे की स्थिति क्या है वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे टीचिंग मेथड होना चाहिए। उसके बाद है शिक्षक की स्थिति के आधार पर कि शिक्षक का वो दर्जा जो है बहुत ऊंचा और लगभग गौरवशाली होता है। आदर्शवाद में जो शिक्षक होते हैं उनको दर्जा जो है बहुत ऊंचा है, लेकिन नेचुरलिज्म में क्या था कि आदर्शवाद का जो दर्जा, शिक्षक का जो टीचर का जो दर्जा है, टीचर का जो वैल्यू है वो कम है, बल्कि स्टूडेंट को ज़्यादा यहाँ पे, बच्चे को ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके अलावा आपका यहाँ पे अनुशासन भी रखना होगा, ये भी आपका जो है टीचिंग मेथड आना चाहिए। तो चलिए अब अगला 2 और टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होगा सब कुछ आप लोग यहाँ पे कवर कराएंगे। और इंग्लिश मीडियम का नोट्स इस तरह से बनाया गया है कि आप इसको जितना हो सके अपने से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बीच बीच में हम इस तरह से आप लोगों को वीडियो क्लास देते रहते हैं और देते रहेंगे, ताकि आप लोगों को जो भी कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो दूर होगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो नोट्स आपको बहुत स्पेशल है, क्योंकि मार्केट में अगर आप गाइड बुक अगर लेने जाएंगे तो मुश्किल है अभी भी जो गाइड वगैरह इंग्लिश मीडियम में आपको मिलना। तो ऐसे में जो नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ऐसा नोट्स जो कि इससे रिलेटेड आप इससे छोड़कर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म के बारे में चलिए बात करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म को क्या है, इसको अगर शॉर्ट में समझा जाए तो प्रैग्मेटिज्म जो है ये आया है आपका, इसको हिंदी में इसको बोला जाता है आपका व्यावहारिकवाद या तो प्रयोजनवाद। और प्रैग्मेटिज्म में होता क्या है आपको समझा देते हैं। ये जो है ना सत्य को हमेशा शाश्वत नहीं मानते हैं, यानी सत्य जो है बदलता रहता है। और इनका जो है ये सबसे ज़्यादा विश्वास करता है कर्म पर, प्रक्रिया पर। यह है व्यावहारिकता यानी प्रैग्मेटिज्म, यानी इसको प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। मतलब प्रैग्मेटिज्म में किसको सबसे ज़्यादा वैल्यू माना गया है, तो वह है प्रक्रिया और क्रिया को, जिसके आधार पर बालकों में प्रयोग के आधार पर जो बच्चे में विकास होते हैं, और उसके बाद बच्चों में जो व्यावहारिकता का गुण आती है, व्यावहारिकता का गुण आते हैं, तो उसके लिए आपको कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। कर्म के आधार पर ही बच्चों में जो है व्यावहारिकता का गुण आती है और उसमें प्रयोजनवाद की विकास होती है। तो यही है प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। और ये सत्य को शाश्वत नहीं मानता है और ये परिवर्तनशील मानता है सत्य को, यानी सत्य बदल सकता है इनके अनुसार। तो ये आप लोग इस तरह से सोच समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यावहारिकता विलियम गेम्स के अनुसार कि व्यावहारिकता मन का स्वभाव और दृष्टिकोण है। ये सभी विचारों और सत्य की प्रकृति का एक सिद्धांत और यह वास्तविकता के बारे में एक सिद्धांत है, यानी जो वास्तविकता है उनके ये एक थ्योरी है। और जो प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, ये क्या है कि मन का जो स्वभाव है, मन का यानी आदमी के, व्यक्ति के, मनुष्य के जो मन का व्यवहार है, उसका जो आईना है, उसका जो दृष्टिकोण है, वही है प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। चलिए आगे, अगर टेक्निक यहाँ पे क्या माना गया है, क्या लिखा हुआ है कि टेक्निकली, ठीक है, कि टेक्निकली प्रैग्मेटिज्म इज अ फिलोसॉफी इन विच एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट इज डन फर्स्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजल्ट। यानी तकनीकी रूप से व्यावहारिकता यानी प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म एक क्या है, एक दर्शन है जिसमें गतिविधि होती है या प्रयोग पहले किया जाता है और उसके परिणाम विचार के आधार पर किया जाता है।
इस तरह से सिद्धांत बना है, इसीलिए यह दर्शन भी कहा जाता है, यानी इसको प्रैग्मेटिज्म कहा गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या आप लोगों को पता है, वो है क्रिया, प्रक्रिया और प्रयोग। ठीक है, तो प्रयोग यहाँ परिणाम व्यक्ति और उसके लिए उपयोगी है। समाज में जो कर्म से प्राप्त विचार है उसका पालन किया जाता है, अन्यथा अस्वीकार कर दी जाती है। अब इनका जो वर्ड आया है, चलिए वो दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए कि द वर्ड pragmatism has been derived from the Greek word pragma means action and pragmatikos। तो अभी आपको बताया कि क्रिया को ये वैल्यू ज़्यादा करता है, ठीक है, ये एक्शन को ज़्यादा माना है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है इस वर्ड की pragmatism वो pragma से आई है, और दूसरा pragmatikos आया है। इनका अर्थ ही है आपका जो है एक्शन और व्यावहारिकता, ठीक है, और उपयोगिता। तो इसके कुछ सिद्धांत है, सिद्धांत जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ। तो अभी आपको बताया कि ये सत्य को जो है शाश्वत नहीं मानता है, सत्य जो है चेंज हो सकता है, चेंज होती है, ये बदलता है। दूसरा, यूजफुल रिजल्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ, यानी उपयोगी परिणाम ही सत्य की कसौटी है। अगर कोई उपयोगी परिणाम हो, बच्चों में विकास हो रहा है, शिक्षा दी जा रही है अच्छे से, उसको बेहतरीन तरीके से उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है, और बच्चों में सही तरीके से अगर विकास हो गया शिक्षा का और उसमें उसका उपयोग कर पाया, तो ये जो है परिणाम सत्य बदल सकता है। यानी सत्य इसीलिए ये माना है बदलता है कि एक मान लीजिए एक बच्चा है क्लास 5 में, उस क्लास 5 से लेकर अगर वो इंटर तक उसको सही तरीके से या अच्छे से उसको सही तरीके से उसको शिक्षा दी जाए, उसका पूरा विकास किया जाए, तो फिर होता क्या है कि बाद में वो डॉक्टर, इंजीनियर या बढ़िया से बढ़िया वो जो है एक दार्शनिक बन सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो मतलब सत्य जो उसका जो सत्य है 5 क्लास में वो बदल गया मैट्रिक इंटर के बाद। तो ये है उपयोगी परिणाम की सत्य की कसौटी। अगला इसका सिद्धांत है तीसरा में, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ, यानी समस्याओं का समाधान ही सत्य की कसौटी है। अगर समस्या है तो समाधान है, और यही सत्य की कसौटी है। छठा है, ज्ञान जो है क्रिया का परिणाम है, यानी जो बालकों में ज्ञान डेवलप की जाती है वो क्रिया प्रक्रिया का ही रूप है, ये माना है प्रैग्मेटिज्म में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को याद में रखना है। तो नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, और लास्ट है यूटिलिटी ऑफ आइडियाज़। अब लास्ट आप लोग का टॉपिक आज करवाएंगे वो है यथार्थवाद का। तो यथार्थवाद का क्या होगा, यथार्थवाद वह सिद्धांत है जो उस वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को बताता है या भौतिक ब्राह्मण चेतन मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, जानने से स्वभाव और गुण प्रभावित होता है, ये कहना है सीबी गुड। तो ये जो सीबी गुड का कहना है, इस चीज़ को आप लोगों को याद है, इसको जो है लिख लेना पॉइंट, और इसको याद रखना है क्योंकि इस पॉइंट को आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे यथार्थवाद मतलब आप लोग समझा देते हैं। यथार्थवाद मतलब हो गया कि ये जो दुनिया है, ठीक है, ये जो कल्पना है, इस कल्पना ये जो दुनिया की छुटकारा पाना, यही है यथार्थवाद का सामान्य मतलब कि दुनिया में जो चीज़ दिख रहा है वही सत्य है, ठीक है, वही यथार्थवाद है, वही रियल है, वही रियलिज्म है। रियलिज्म का मतलब ही हो गया रियल, जो आपके सामने जो आप दिख रहा है वही आपका शाश्वत सत्य है, और वही आपका रियल है, ये माना है यथार्थवाद रियलिज्म में। ठीक है, तो इसका कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। तो पहला नियम है कि रियलिटी डिफर्स फ्रॉम ट्रूथ, यानी वास्तविकता सत्य से भिन्न है। दूसरा है नेचर ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य का स्वरूप। इस दर्शन के अनुसार अभूतपूर्व दुनिया वास्तविक है, इसके परे कोई दुनिया नहीं है। यानी रियलिज्म का मानना है कि ये जो संसार है, ठीक है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है यही सत्य है, कोई और दुनिया नहीं है। ठीक है, जैसे अलग अलग सभी धर्मों में अगर आप मान के चलेंगे तो सब जगह बताएंगे कि आपको एक और अलग दुनिया है, लेकिन रियलिज्म में क्या माना जाता है कि इस अलग दुनिया नहीं है, इस दुनिया में जो है वही आपका शाश्वत है, वही आपका सत्य है। ठीक है, और ये ज्ञान के बारे में ज़्यादा विश्वास रखता है, इसलिए बिलीव अबाउट नॉलेज। उसके बाद है नेचर ऑफ मैन एंड माइंड, मनुष्य और मन का स्वभाव। उसके बाद है मूल्य के बारे में विश्वास, और लास्ट है आपका प्रयोग पर जोर। ठीक, और एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म, तो ये दोनों में कुछ समानता है, और इस समानता को आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म, जो आप लोगों को समझा है ना, कि जैसे मान लीजिए नेचुरलिज्म हुआ, तो नेचुरलिज्म में क्या है, नेचर को ज़्यादा वैल्यू करता है। उसके बाद आइडियलिज्म में क्या है, व्यवहार को ज़्यादा, आदर्श को ज़्यादा,
ठीक है, गुण विचार को ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है कि ये जो ज्ञान है वो क्रिया प्रक्रिया से आता है, यानी क्रिया प्रक्रिया को ज़्यादा वैल्यू करता है। और चौथा क्या बताया, रियलिज्म, यानी दुनिया को ही वो सत्य मानता है। ठीक है, ये सारा जो संसार है यही सत्य है। तो ये है इसका 4 अलग अलग जो है सिद्धांत, अलग अलग सब कुछ बता दिए। और इसमें डिफरेंस अगर आपको आएगा तो ये पॉइंट भी आप लोगों को वही सब पॉइंट है यहाँ पे, बस इसको अलग अलग करके दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग क्लास देते रहेंगे। बस इंग्लिश मीडियम का इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग नोट्स पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।